हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम बम और हाइड्रोजन बम में से कौन ज़्यादा अधिक खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर सवाल उठता है कि जो एटम बम होता है वो फटता है तो जनरली लोगों को समझ में आता है कि उससे ज़्यादा एनर्जी आएगी, जबकि जुड़ने वाले में एनर्जी कम होती है, ऐसा लोगों का समझना है। लेकिन हम इसको एक साइंटिफिक तरीके से या कैलकुलेटिव तरीके से हम बताएंगे कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो क्यों एटम बम से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे एक एक चीज़ के करके मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे जो टर्म्स होती है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन के जो प्रिंसिपल है उसके बेस पर ही एटम बम बनता है, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके प्रिंसिपल के बेस पर हाइड्रोजन बम बनता है। सॉरी। अब हम समझते हैं नाभिकीय विखंडन होता है क्या। विखंडन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट होना। अब इसके अंदर मान लीजिए कि मैंने यूरेनियम 92 235 एटम ले रखा है और इसको एक न्यूट्रॉन के स्ट्राइक से हमने क्या किया, इसको जब तोड़ा तो ये बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 89 में टूटता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं इसके अंदर फ्री होते हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या है, अगर इस न्यूट्रॉन को यहाँ पर हम कंट्रोल कर लें, जनरली जो रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर D2O का यूज़ किया जाता है, जो भारी जल होता है, जो हैवी वाटर होता है उसका यूज़ किया जाता है, जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ परसेंटेज, जिससे नए यूरेनियम जो एटम होते हैं उनका जो विखंडन होता है वो रुक जाता है, जिससे कम मात्रा में ही विखंडन होता रहता है और ये धीरे धीरे चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं नियंत्रित या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर इस न्यूट्रॉन को अगर हम कंट्रोल ना करें तो ये नए न्यूट्रॉन जो बन रहे हैं इस रिएक्शन में और यूरेनियम 235 एटम्स का क्या करेंगे, यहाँ पर विखंडन करेंगे, जिससे और बड़ी मात्रा में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो होता है कंट्रोल्ड रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के बीच में डिफरेंस हो गया। कंट्रोल के अंदर हम इस न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर हम किसी एक न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे हमने यूरेनियम 235 जैसा कि मैंने बताया ले रखा है, और इसको हमने अगर तोड़ते हैं तो बनने वाले जो एटम्स होते हैं इनका जो मास होता है इस यूरेनियम और जो यहाँ पे न्यूट्रॉन है इसके मास से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, और ये जो कम होता है इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट, जिसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि स्ट्राइक से पहले जो तो टोटल मास था और स्ट्राइक के बाद जो टोटल मास है उसका डिफरेंस फाइंड कर लिया जाए। तो स्ट्राइक से पहले यूरेनियम का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस बेरियम का मास कितना था, क्रिप्टॉन का मास कितना था और 3 न्यूट्रॉन का मास कितना था, इसको हम क्या कर लें, यहाँ पे ऐड करके इस पूरे में से माइनस कर दें। तो ये मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी है। तो ये जो कैलकुलेशन होता है वो 236 हो जाएगा। देखिए ना, 235 ये है और ये 1 है तो कितना हो गया, 236 मास हो गया, माइनस इनका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं बेरियम 144 का, क्रिप्टॉन 89 और 3 न्यूट्रॉन का, तो ये 235.80 आता है। और इस प्रकार से जो मास डिफेक्ट डेल एम होता है वो हमारे पास आता है 0.2 AMU। अब यहाँ पर एक AMU बराबर होता है 931 MeV। तो इस प्रकार से 0.2 AMU के बराबर 0.2 इंटू 931 बराबर 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हमें क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। अब आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो एनर्जी होती है सिर्फ एक एटम के टूटने से, एक एटम के टूटने से जो एनर्जी मिल रही है वो कितनी बड़ी होती है। ये इतनी बड़ी एनर्जी होती है कि इससे आप 2.14 इंटू 10⁻14 किलोवाट आवर के बराबर क्या करते हैं, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको क्लियर करके बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे डाटा है, तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, हाँ, 2.1 10⁻4 2.1 इंटू 10⁻4 किलोवाट आवर, मतलब इतने यूनिट जो होती है एनर्जी कंज्यूम होती है। और एक यूनिट कितना होता है हम जानते हैं कि अगर आपके घर में 1000 वॉट 1 घंटे तक चल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। 1000 वॉट के जितने भी डिवाइसेस हैं अगर 1 घंटे तक चलते हैं तो वो 1 यूनिट होती है। और एक एटम अगर टूटता है तो 2.1 इंटू 10⁻4 किलोवाट आवर के बराबर क्या करता है, एनर्जी देता है, सिर्फ एक एटम टूटने से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ कि यहाँ पर जो यूरेनियम 235 है और इसका एक और जो होता है यूरेनियम 238 जो होता है, ये 2 टाइप के यूरेनियम मिलते हैं। जनरली ये जो होता है ये आपका 98% 99.3%
नेचर में मिलता है और ये 0.7% ही नेचर में मिलता है, लेकिन इसको तोड़ना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ये मंदगामी न्यूट्रॉन, जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनसे आसानी से टूट सकता है, जबकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली हम जो भी यूरेनियम लेते हैं उसके अंदर यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं क्योंकि आसानी से ब्रेक हो जाता है। दूसरा, ये मिलता बहुत कम है क्योंकि इसको बहुत संशोधित करना पड़ता है। और ये जो रिएक्टर होते हैं जिनके लिए यूरेनियम 235 या थोरियम का यूज़ किया जाता है उसको ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। जबकि यूरेनियम 235 का यूज़ करने वाले जो रिएक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं थर्मल रिएक्टर। क्या बोलते हैं? थर्मल रिएक्टर बोलते हैं। ये दो चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ एक एटम को यहाँ पर अगर तोड़ा जाए तो कितनी एनर्जी हमें मिलती है, तो 190 MeV मिलती है। अब देख लेते हैं इसी प्रकार अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात किया जाए। फ्यूजन के अंदर क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियस होते हैं, वो हैवी न्यूक्लियस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इन दोनों का जो मास होता है इसके मास से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। मतलब इन दोनों के मास से इसका मास थोड़ा सा कम होता है और जितना कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, 1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं प्लस 1H2, ये दोनों मिलके बनाते हैं 2He3 प्लस 1H1 प्लस 3.3 MeV की एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अभी हीलियम बना नहीं है। अब यही 2He3 जो होता है ये वापस 1H2 से क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ये बनेगा 2He4 प्लस 1H1 प्लस 18.3 MeV की एनर्जी। अगर इस पूरे प्रोसेस में जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पे ये हीलियम बना, इसकी पूरी प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर 21.6 MeV के बराबर एनर्जी मिल रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक एटम टूटता है तो 119 MeV की एनर्जी मिलती है, जबकि यहाँ पर एक एटम का फॉर्मेशन हो रहा है तो 21.6 MeV की एनर्जी हमें मिल रही है। अब बताइए, एक एटम के टूटने से इसके अंदर 190 एनर्जी मिल रही है और उसके अंदर 21.6 ही मिल रही है, तो सीधी सी बात है किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, एटम बम के अंदर ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। एटम बम ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, लेकिन यहीं पे हमें समझना है। यहाँ पर मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो समझिए ध्यान से। अब मैं समझाऊंगा कि इसका गणित उल्टा कैसे बैठता है और किस प्रकार से हाइड्रोजन एटम पावरफुल हो जाए एट 10 टाइम देन एटम बॉम्ब। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम एक यूनिट मास की बात करें। यूनिट मास मतलब हमें क्या करना है, ये इतना ही हमें क्या करना है, दो चीज़ें। ये यूनिट मास हमने ले लिया, इनका कुछ मास फिक्स होगा। यूनिट मास मतलब इनका मास दोनों हमने बराबर करे एक समान द्रव्यमान के लिए। दूसरा यहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं, न्यूक्लियर फिजन, और यहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो भी एटम होगा ये टूटेगा, मतलब ये दो भागों में टूटेगा। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जो एटम है ये इसके अंदर टूटेगा, जबकि इतना ही द्रव्यमान का अगर न्यूक्लियर फ्यूजन करना है तो ये बहुत सारे एटम से मिलकर क्या होगा, बना हुआ होगा। मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 बहुत छोटे छोटे हम कह सकते हैं जो एटम होंगे, उनसे ये मिलकर इतना बड़ा मास का फॉर्मेशन हुआ होगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा ना। संलयन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो हैवी एटम का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए ये सभी छोटे छोटे मिलके इतने बड़े एटम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजन के अंदर हमने इतना बड़ा एटम ले रखा है जो उसी मास का है, और इसका हमें क्या करना है, फिजन करना है, इसको तोड़ना है। तो इसके अंदर ये टूटेगा तो दो लाइट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके अंदर तोड़ने की प्रोसेस कितनी बार हुई, एक बार हुई। इसके अंदर एक बार प्रोसेस हुई और एक बार में कितनी एनर्जी मिल गई, 190 MeV मिल गई, क्योंकि इतना मास, मान लीजिए कि कुछ फिक्स मास है, यूनिट मास है, और ये यूनिट मास का हमने फॉर्मेशन किया है। तो ये जो यूनिट मास था ये टूट गया। एनर्जी कितनी देगा ये एक बार में टूटने में, 190 MeV की एनर्जी देगा। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन अगर इतना ही बड़ा अगर हमें किसी एटम का फॉर्मेशन करना है तो इतने बड़े एटम्स को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एटम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे संलयन होगा। अब संलयन होगा, कहने का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो एक संलयन के अंदर 21.6 MeV की एनर्जी मिल रही है। तो इतने बड़े यूनिट मास को बनाने के लिए सीधी सी बात है बहुत सारे एटम्स लगे होंगे, बहुत सारे एटम्स लगे होंगे। अगर मैं एलिमेंट्री बात करूं कि मान लीजिए कि ये 92 था, यूरेनियम 92 था, उसने एक बार तोड़ा तो 190 MeV के बराबर एनर्जी दी।
अब ये 2He4 एक बार मिलकर 2He4 का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 ऑलरेडी है। अगर मुझे इसी को ही अगर यूरेनियम 92 बनाना है तो ऐसे क्या करना पड़ेगा 46 टाइम, क्योंकि 46 इंटू 2 बराबर क्या होगा 92। 46 टाइम क्या करना पड़ेगा मुझे, ये पूरी रिएक्शन को रिपीट करनी पड़ेगी। मतलब कि एक बार में अगर 21.6 एनर्जी यहां पर MeV एनर्जी रिलीज हो रही है टूटने में, तो 46 इंटू 2 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास होगा यहां पे 92 बनाने के लिए 93.6 MeV के बराबर एनर्जी हमें मिलेगी। मतलब यूनिट मास के फॉर्मेशन के लिए हमें उतना ही बड़े फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे 933.6 MeV की एनर्जी मिल रही है, जबकि उतने ही बड़े मास को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ 190 MeV की एनर्जी रिलीज करनी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें तोड़ना हो तो हमें एक बार तोड़ने के लिए, यूनिट मास को तोड़ने के लिए हमें 190 मतलब एक बार तोड़ने की प्रोसेस करेंगे, वही एनर्जी हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको ही हमें क्या करना पड़े, इतना फॉर्मेशन करना पड़े, इतने यूनिट मास का फॉर्मेशन करना पड़े, तो 933.6 MeV की बात अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यहां पे रिलीज होगी। तो ये देखिए ये है 933 जो कि हमने क्या किया फ्यूजन से मिला है, और एक बार फ्यूजन से हमें कितने मिला है 190 MeV मिला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियर फिजन है उसके अंदर हमें 190 MeV एनर्जी मिल रही है, जबकि उतना ही मास के फॉर्मेशन के लिए 92 बनाने के लिए हमें क्या करना है 933.6 MeV के बराबर की क्या करनी है एनर्जी हमें मिल रही है। तो पर यूनिट मास की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से हमें न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी मिल रही है। इस कारण जो हाइड्रोजन बम होता है उसके एक यूनिट मास को अगर हम तोड़ते हैं या बनाते हैं तो यहां पर हमें इतनी एनर्जी मिलती है, जबकि उसको तोड़ने पर 190 MeV की एनर्जी मिलती है। अब देखिए ये कितने टाइम ज्यादा है, ये 190 है, ये 93 है, लगभग 8 या 9 गुना ज्यादा हमें क्या कर रही है एनर्जी मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो एटम बम से क्या होता है 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया। जनरली लोगों को भी यही लगता है कि तोड़ने से ज्यादा एनर्जी, भटाक से एनर्जी टूटा और बहुत ज्यादा एनर्जी हमें मिली क्योंकि आवाज आई, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है मिलती है। आप समझिए ना, जो सन है, जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी 5 अरब सालों से हमारा सन 5 बिलियन ईयर्स एगो से हमारा सन आज तक जल रहा है और नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक वो जलता रहेगा। इतनी एनर्जी कैसे मिलती है, हम तो उसका सिर्फ 0.1% एनर्जी क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं। इतनी एनर्जी कैसे मिल रही होगी, इतनी एनर्जी इस पावरफुल सोर्स के कारण ही तो मिलेगी, वरना थोड़ी ना मिलेगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से जो एटम बम होता है वो हाइड्रोजन बम से कम तीव्रता का होता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो एटम बम से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एक और चीज, एटम बम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर अनकंट्रोल कर दें तो ये एटम बम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, जिसको फर्मी ने सबसे पहले बनाया था और उन्होंने बनाने के बाद कहा था ये मैंने क्या कर दिया। दूसरा, यहाँ पे हाइड्रोजन बम का कोई रिएक्टर, हाइड्रोजन एटम नाभिकीय संलयन का कोई रिएक्टर नहीं बनाया जा सका है। क्यों? क्योंकि किसी भी नाभिकीय संलयन के लिए जो एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो जो दो एटम पास में आ रहे हैं उनके बीच की जो एनर्जी हो वो इंटर न्यूक्लियर जो कूलाम फोर्स होता है उन दोनों के बीच लगने वाले कूलाम फोर्स से ज्यादा होता भी क्या होंगे, ये आपस में संलयित होंगे, इनके बीच न्यूक्लियर फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस कब लगेगा, जब कूलाम बल से ज्यादा एनर्जी इनके पास में क्या हो लग रही हो। उसके लिए 10⁻⁷ केल्विन के बराबर की क्या होती है एनर्जी चाहिए रहती है। अगर इतना टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर की अगर हम बात कर लें तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में संलयित या फ्यूजन कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके बीच कूलाम फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। तो इस प्रकार से इतने टेम्परेचर को क्रिएट करना जनरली पॉसिबल नहीं होता है, और ये जो होता है ये टेम्परेचर जनरली जो स्टार्स होते हैं उनके कोर के अंदर होता है, इसलिए सूर्य के कोर के अंदर ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। धरती पर इतना बड़ा टेम्परेचर क्रिएट करना किसी रिएक्टर के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी रिएक्टर के अंदर पॉसिबल नहीं है, चाहे वो थर्मल रिएक्टर हो चाहे वो ब्रीडर रिएक्टर हो, इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर हमें इसको बनाना है तो उसके बराबर की एनर्जी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसके लिए सबसे पहले एटम बम को फोड़ना पड़ेगा। मतलब एटम बम जो नाभिकीय विखंडन होता है सबसे पहले इतना बड़ा टेम्परेचर क्रिएट करता है एटम बम, और एटम बम जब इतना बड़ा टेम्परेचर क्रिएट करता है फिर उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन क्या होते हैं आपस में संलयन या फ्यूजन करना शुरू कर देते हैं, तब जाके ये प्रोसेस शुरू होती है। इसलिए ब्रीडर रिएक्टर और थर्मल रिएक्टर की तरह जो हाइड्रोजन रिएक्टर है या फ्यूजन रिएक्टर है वो बनाना पॉसिबल नहीं है।
और हाइड्रोजन बम को अगर हमें एक्टिवेट करना है तो उसके लिए एटम बम की ज़रूरत भी पड़ेगी, एटम बम की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये एक बार में लगभग 1/4 पूरा अर्थ को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। ये इतना बड़ा खतरनाक है। हालांकि अब इनके बनाने पर रोक लग गई है, जैसा कि संधियों में कहा गया है, जो इंटरनेशनल ट्रेटीज होती हैं उसके अंदर कहा गया है। पर हमारा जो टॉपिक था वो जनरली क्या था, एटम बम के बारे में था, जो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की तीव्रता, उनसे किससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये एक्चुअली 12th में एक टॉपिक भी है और उसको आप समझना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो से और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन एटम बम हमारे इंडिया में कैसे बना था। एक बहुत ही रोचक कहानी है। अब बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा कि 11 मई 1998, जैसा कि आज कल था और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमारे भारत को ये एटम बम बनाने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़े थे। आप एटम परमाणु जो मूवी है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सेंक्शन लगाया और ऐसा सेंक्शन लगा दिया कि हमें सभी जगह से यूरेनियम मिलना बंद हो गया। लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो आज हमें हर कोई आंख दिखाता फिरता, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, एटम बम है। तो हमारे जो दो दूरदृष्टा थे, जिन उस समय 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा अब्दुल कलाम, इन दोनों ने मिलकर ऐसा साहसिक कदम किया कि अमेरिका की नाक के नीचे से हमने एटम बम बना लिया। और जब हमने एटम बम बना लिया, फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अमेरिका ने हमारे ऊपर अमेरिका बोलता है हम इसको परमाणु संपन्न देश नहीं मानेंगे, तो भैया आपके मानने से कुछ नहीं होता है। हम परमाणु संपन्न हैं, हमारे पास है, किसी को शक हो आके हमसे देख लेना। तो बड़ी ही मुश्किल से बनाया था और उसके बाद ही मुझे आइडिया है कि मतलब इस डेट के बाद ही मुझे आइडिया है कि मैं इसको समझाऊं आप लोगों को, इसलिए मैंने आपकी वीडियो आपके सामने रखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और व्यूज़ और ज़्यादा आने चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और लाइक शेयर जरूर करते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।